हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो आप सब। वेलकम टू थ्री स्टेप्स एकेडमी। आज हम करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ के एप्लीकेशन आज हम डिस्कस करेंगे और उसमें से भी सबसे पहला एप्लीकेशन होगा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग लाइन चार्ज्ड वायर। कोई लीनियर चार्ज वायर होगा, उसके कारण बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहां पर डिस्कशन करेंगे बाय द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। जो गॉस लॉ को यूज करके, ये हमारा एक मेन डिटेल टॉपिक रहेगा, इसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी करेंगे। इसके साथ ही हम यहां पर डिस्कस करेंगे कुछ अदर टॉपिक जो आपके जेईई और नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बोर्ड्स के अंदर नहीं आते, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आपका स्टेट बोर्ड हो, वहां पे नहीं मिलेगा। वो होगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर। कोई चार्ज सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेप का अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसको आपने चार्ज किया हुआ है, तो उसके कारण बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम आज यहां पर डिस्कशन करेंगे। तो हम यहां पर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हमारे पास क्या है, आज का जो टॉपिक होगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। और गॉस लॉ की एप्लीकेशन में सबसे पहला अपना एप्लीकेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज्ड वायर। लाइन चार्ज वायर है ना, उसके बारे में डिस्कशन होगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सिलेंडर्स, जो सिलेंडर होते हैं ना चार्ज, उसके बारे में, उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा, किस टाइप की वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी, कौन से पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो सारे हम यहां पर डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर में। फिर हमारे पास दो टॉपिक और बचेंगे इसके एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के, जिसमें से दो एप्लीकेशन में होगी इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट और चार्ज स्फेरिकल शेल। ये दो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वहां पर हम इसको डिस्कशन कर पाएंगे शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, वो क्या रहने वाला है, वो रहने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज्ड वायर एंड चार्ज्ड सिलेंडर। सिलेंडर के कारण भी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। तो ये आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, ये हम यहां पर डिस्कशन करेंगे। हमारा आज का जो एजेंडा है, सबसे पहला जो टॉपिक है वो ये रहेगा। इसके अंदर आप देखो कि ये कैसे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वायर का बिहेवियर क्या होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड, या किसी पॉइंट चार्ज हो, या कोई ऑब्जेक्ट हो, लीनियर चार्ज हो, सरफेस चार्ज हो, वॉल्यूम चार्ज हो, कैसा भी चार्ज हो, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए दो तरीके की कैलकुलेशन करनी होती है। सबसे पहला, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड, या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या होगी, दोनों में यहां पर डेराइव करने वाला है। तो सबसे पहले देखो, अपने पास यहां पर हम बात करेंगे किसके बारे में, डायरेक्शन के बारे में। तो ये आपके पास यहां पर डायरेक्शन के लिए देखो, डायरेक्शन ऑफ ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे समझ के चलना। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि आपके पास कोई एक लीनियर ये चार्ज वायर है, ठीक है, एक लाइन चार्ज वायर है, ये लो इस तरीके का एक स्ट्रेट वायर है जिसको आपने चार्ज किया हुआ है, और ये ऊपर भी इनफाइनाइट है, एंड नहीं है इसका, और नीचे भी ये इनफाइनाइट है। ओके, लिमिटेड लेंथ का नहीं है ये, इसकी लेंथ इनफाइनाइट है। जब ये इनफाइनाइट है तो आप ये देख सकते हो, इसका कोई भी आप एक पॉइंट कंसिडर कर लो, ये जो पॉइंट होगा इसका मिड पॉइंट ही होगा। ऊपर भी आपको इसका एंड पता नहीं है, बहुत ज्यादा लंबा है, नीचे की साइड में भी बहुत ज्यादा बड़ा है। ओके, तो वहां पर भी ये क्या है, इसका कोई भी पॉइंट आपके लिए मिड पॉइंट ही होगा। और इसके ऊपर आप देख पा रहे हो कंटिन्यूअसली ये चार्ज यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये आपके पास क्या है, इसका चार्ज है। और इस चार्ज के कारण यहां पर हमें इस वायर से डिस्टेंस आर पर कोई पॉइंट है पी, इस पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो डायरेक्शन के लिए मैं क्या कंसिडर कर रहा हूं, यहां से इसके इस पॉइंट से इस वायर का कोई भी आप पॉइंट कंसिडर कर लो, इनफाइनाइट है तो मिड पॉइंट ही होगा। तो इस पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस एल पर यहां पर एक हम छोटा सा लाइन सेगमेंट कंसिडर कर लेते हैं जिसके ऊपर चार्ज है, इसकी लेंथ dl हो गई, और इसके ऊपर अवेलेबल चार्ज कितना हो गया, वो हो जाएगा यहां पर
डी क्यू, डीएल लेंथ पे डी क्यू चार्ज है, और सेम लाइन सेगमेंट हम यहां पर इतनी ही डिस्टेंस पर नीचे की तरफ यहां पर कंसिडर कर लेते हैं। ये भी क्या है, डीएल लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर भी डी क्यू सेम चार्ज है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो अगर डिस्टेंस आपको कंसिडर करनी है तो ये एल डिस्टेंस हो गई, ये भी इसकी एल डिस्टेंस हो गई, और ये आपके पास डिस्टेंस आ रहे हैं दोनों के लिए। अब आप देखो, सबसे पहले आपको यह देखना है कि इस डीएल वन के लिए या इस वाले सेगमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहां से इस पॉइंट पर, इस डायरेक्शन में। इसको आप डीई बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डीएल वन, ऊपर वाले लाइन सेगमेंट के कारण। और इस नीचे वाला जो लाइन सेगमेंट है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस पॉइंट पर, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहां पे। और इसकी वैल्यू होगी, हम इसकी वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं डीई। और अब आप यहां पर देख सकते हो कि जो दोनों ही लाइन सेगमेंट है, चार्ज है, ये सिमिलर लाइन सेगमेंट है, ये DL1 और DL2, ये दोनों ही एकदम बिल्कुल एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। दोनों के ऊपर चार्ज सेम रहेगा, दोनों की जो डिस्टेंस है यहां पर ये दोनों सेम रहेगी। ये दोनों डिस्टेंस सेम होने के कारण ये तो दोनों में कॉमन है, तो ये वाले जो डिस्टेंस है ना, इस पॉइंट DL से लेकर P पॉइंट तक की डिस्टेंस भी सेम है, और ये वाली डिस्टेंस भी इसकी इक्वल है। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि DE का जो मैग्नीट्यूड है, इस DE1 का मैग्नीट्यूड इस DE2 के मैग्नीट्यूड के बराबर रहेगा। इनका जो मैग्नीट्यूड है दोनों का इक्वल रहेगा, ऊपर वाले सेगमेंट के कारण और नीचे वाले सेगमेंट के कारण। लेकिन इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, अभी इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है। तो अब आप ये देखोगे कि इनका जब आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करोगे तो कैसे करोगे। इसके दो तरीके हैं। पहला ये कि आप यहां पर दोनों के बीच का ये वाला एंगल फाइंड आउट करो, और DE1 जो आपके पास वेक्टर एडिशन लो होता है ना, DE1 स्क्वायर प्लस DE2 स्क्वायर प्लस 2E DE1 DE2 cos थीटा, एक तो तरीका वो है। दूसरा एक और तरीका है जो थोड़ा इजी पड़ता है और हम हर जगह काम में लेते हैं, ठीक है। वो क्या है कि एक ये वाला जो DE1 है, इसका आप इस लाइन के अलोंग एक कंपोनेंट फाइंड आउट कर लो। तो DE1 का इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, तो इसके लिए आपको ये वाला एंगल चाहिए, थीटा। ये थीटा एंगल हो गया ना, तो ये वाला एंगल जब आप देखोगे तो ये हो जाएगा DE1 cos थीटा। अगर ये थीटा है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया जो इस लाइन के, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के ही अलोंग है, DE1 cos थीटा। ओके, देन इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ आ गया, क्योंकि जब ये एंगल थीटा है तो रिमेनिंग जो कंपोनेंट है वो क्या होता है, ये होता है DE1, ये साइन थीटा हो जाता है, सिंपल। अब आप ऊपर वाले के बारे में सोचो, सेम चीज। क्या, इसका भी अगर आप देखोगे तो यहां पर ये वाला हमने थीटा एंगल मान लिया। अब इन दोनों थीटा एंगल में क्या रिलेशन आप देखो, ये थीटा एंगल है इस लाइन के और इस लाइन के लिए, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा। ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना, थीटा। ये दोनों थीटा इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, ये लाइन कॉमन है, सामने वाली इक्वल है ना, और ये दोनों का एंगल क्या है, 90 डिग्री का है, तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हो गए। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये वाला थीटा और ये वाला थीटा दोनों बराबर हो गए, तो हमने थीटा ही कंसिडर कर लिए, थीटा 1 और थीटा 2 हम कंसिडर नहीं कर रहे। अब समझ में आ गया ना। और इस थीटा के कारण यहां पर इस DE2 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, वो भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, और इसकी वैल्यू होगी DE2 cos थीटा, और इसके कारण वर्टिकल कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, DE2 sin थीटा। अब आप देखो यहां पे अब आप देख सकते हो क्या, DE2 sin थीटा एंड DE1 sin थीटा आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, बट दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन।
जब मैग्नीट्यूड में कोई दो वेक्टर क्वांटिटीज इक्वल हो और डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो तो क्या होता है, वो दोनों का एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है। इन दोनों का वेक्टर सम क्या हो जाता है, 0। तो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, कैंसिल आउट कर देगी। लेकिन जो आपके दो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बच गए, DE2 cos थीटा एंड DE1 cos थीटा, ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल भी है और ये दोनों एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में है। तो आपको ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है ना, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही देंगे। तो आपके लिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट डायरेक्शन क्या हो गई, वो हो गई जिधर ये DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा है ना, यही डायरेक्शन हो गई आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की ड्यू टू दिस लाइन चार्ज वायर। ये भी आप यहां पर नोट कर लो। क्या नोट करना है, यहां पे नोट करना है DE1 cos थीटा एंड DE2 cos थीटा आर इन सेम डायरेक्शन। ये सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा, हेंस दे विल प्रोवाइड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे। अब ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो दोनों किस डायरेक्शन में है, इस वायर के परपेंडिकुलर है ये डायरेक्शन इनकी, और अवे डायरेक्शन है, दूर की तरफ डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द वायर एंड अवे फ्रॉम द वायर। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर अवे फ्रॉम वायर। अब देखो ये अपने पास हो गया जब हमने इसके लिए पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया है। लेकिन अगर हमारे पास यहां पर नेगेटिव चार्ज भी होता, इसके कारण नेगेटिव चार्ज अगर होता तो ये जो अवे फ्रॉम द वायर हमने लिखा है ना, ये क्या हो जाता, टूवर्ड्स द वायर। ये आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, टूवर्ड्स वायर फॉर नेगेटिव चार्ज। ये किसके कारण है, ये है फॉर पॉजिटिव चार्ज। इतना सा आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में आपके पास है ना ठीक ऐसा ही क्वेश्चन आता है अगर ये डेरिवेशन आता है कि आपको पहले पूरा इसके कारण इस लाइन चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज वायर के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया, फिर बाद में लास्ट में एक नंबर का क्वेश्चन दे देते हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इफ दिस चार्ज इज नेगेटिव और द वायर इज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो दोनों ही केस में आपको बताना है टुवर्ड्स वायर और परपेंडिकुलर तो होगा ही। जैसे अगर आपके पास अब ये वायर है, जैसे मान लो ये एक वायर है, इसको आपने ऐसा चार्ज दे रखा है, इनफाइनाइट है ऊपर और नीचे, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, कहीं पर भी। यहां पर देखोगे इस डायरेक्शन में, 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 ऐसे। और अगर यही नेगेटिव चार्ज अगर हो जाएगा और इसके अलावा अगर इस तरफ देखोगे तो यहां पर देखोगे इस डायरेक्शन में, यहां पर देखोगे इस डायरेक्शन में, यहां पर देखोगे इस डायरेक्शन, यहां पर देखोगे इस डायरेक्शन में, या इसके अलग अलग डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पर देख लो परपेंडिकुलर टू द वायर होगा। क्योंकि इसको देखो मिलाओ, यहां पे ये परपेंडिकुलर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट हो गया फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। ओके, अगर ये वाला जो वायर है पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव चार्ज होता, नेगेटिव चार्ज होने पर क्या हो जाता, देखो जैसे अगर यहां पर ये नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव चार्ज होने पर यही जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, अगर यहां पे देखोगे तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टुवर्ड्स दिस वायर, और अगर इस साइड में देखोगे तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और ये चारों तरफ होगा। कैसे, जैसे मान लो आपके पास कोई ये एक लीनियर चार्ज वायर है और यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो ऊपर की तरफ होगा यहां पर, ठीक है ना। जितना अच्छे से इमेजिन कर पाओगे, नीचे अगर देखोगे तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव चार्ज के कारण। और जब यहां पे अगर कोई मेजर करना है, यहां पे करना, तो ये आपकी तरफ आगे की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर यहां देखोगे तो मेरी तरफ होगा। कहने का मतलब है एक जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी ना तो इस तरीके से ये हर एक डायरेक्शन में फैलेगी, और ये एक तरीके से आप कह सकते हो सिलिंड्रिकल शेप बनाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये हमने यहां पर इसका
इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने अलग अलग डायरेक्शन देख ली हर तरीके से, जो आपके पास ये एक लीनियर चार्ज वायर है ना, इसके कारण। अब हम देखते हैं यहां पर इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या कहता है ये आप देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या सिंपली हम इसको ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपको पता है। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, गॉस लॉ लगाना पड़ेगा। और गॉस लॉ के लिए क्या है, गॉस लॉ के लिए हमें यहां पर जरूरी है कि हम कोई क्लोज्ड सरफेस कंसिडर करें इसके अराउंड। तो ये आपके पास एक वायर है जो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, हमने कंसिडर किया हुआ ऑलरेडी, ठीक है। तो इसके बारे में ज्यादा हमें टेंशन नहीं लेना है। और ये इधर भी इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट रिप्रेजेंट करने के लिए हम 3 डॉट लगा देते हैं ना, तो इनफाइनाइट हो जाता है। 4 डॉट लगाने से भी नहीं होता, 2 से भी नहीं होता, 3 डॉट हम किसी भी चीज के लगा देते हैं आगे, तो वो इनफाइनाइट कंसिडर किया जाता है। और कंप्लीटली यहां पर, यहां से अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज गिवन है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर गिवन है। अब ऐसा हमें यहां पर क्लोज्ड सरफेस देखना है, जो क्लोज्ड सरफेस इसके लिए, इस वायर के लिए कंप्लीटली सिमेट्रिक हो। ओके, तो क्लोज सरफेस की अगर हम इमेजिनेशन करते हैं तो एक स्फेरिकल हो सकता है, जैसे मान लो ये स्फेरिकल सरफेस ले लिया, लेकिन स्फेरिकल सरफेस यहां पर देखो अलग अलग डिस्टेंस है ना, इसके लिए इस चार्ज से अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग डिस्टेंस होने के कारण ये सिमेट्रिक नहीं है, तो ये हम कंसिडर यहां पे नहीं कर सकते। मान लो आप में से कोई क्यूब भी अगर कंसिडर कर ले, तो क्यूब के जो कॉर्नर्स है वो ज्यादा डिस्टेंस पे रहेंगे, सरफेस कम डिस्टेंस पे रहेंगे, तो वो भी एक तरीके से नहीं हो पाया। लेकिन अगर हम यहां पर एक सिलिंड्रिकल वायर कंसिडर कर ले, सिलिंड्रिकल शेप कंसिडर कर ले, मान लो ये अपने पास एक सिलिंड्रिकल शेप है, ठीक है, और इसको हम यहां पर अगर देखते हैं, ये अगर हम देखते हैं यहां पर, तो आपको पता चलेगा इस सिलेंडर का हर एक पॉइंट जो होता है वो इसके साथ बिल्कुल सिमेट्रिक होता है। कैसे, देखो अभी बात करते हैं इसके बारे में। ये सिलेंडर है, ठीक है, इस सिलेंडर का ये वाली डिस्टेंस कितनी, 8 डिस्टेंस से रहेगी, ये वाली साइड इधर आएगी तो भी 8 डिस्टेंस पे रहेगा। ये जो कर्व सरफेस बनेगा ना, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये जो कर्व सरफेस है, और ये जो है ना ये वायर, ये इस सिलेंडर की एक्सिस पे रखा हुआ है। तो सिलेंडर की एक्सिस पे अगर वायर है तो यहां पर इधर ये आर डिस्टेंस रहेगी, तो इधर भी आर रहेगी, सामने आएगा तो भी आर रहेगी। ऐसे पूरी जो आपने यहां से घुमाओगे इसको, तो ये इसका कर्व सरफेस जितना भी है सिलेंडर का, वो इस वायर के लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिमेट्रिक सरफेस रहेगा। और यहां पर ये दोनों ऊपर और नीचे वाले भी सरफेस रहेंगे। तो यहां पर हमारे पास इस सिलेंडर के लिए टोटल कितने सरफेस बने, टोटल यहां पर 3 सरफेस बने, जिसमें से पहला जो सरफेस है वो ये है S1, दूसरा सरफेस हमारे पास है S2, और तीसरा सरफेस ये वाला जो सिलेंड्रिकल सरफेस है यह है S3। और तीनों जो सरफेस आ गई, सरफेस एरिया जो आ गई, तो इनका एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में होगा ये हमें देखना है। और साथ ही साथ तीनों जो सरफेसेज है उनके जो पॉइंट्स है, उन सरफेसेज के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में है वो भी देखना है, ठीक है। तो देखो यहां पर मैं सबसे पहले इस वाले सरफेस की बात करता हूं। तो इस वाले सरफेस पर मैं एक कोई भी छोटा सा एरिया सेगमेंट ले लेता हूं, सरफेस सेगमेंट ले लेता हूं, एरिया एलिमेंट भी बोल सकते हैं। तो ये सरफेस कैसा रहेगा, ये सरफेस की डायरेक्शन रहेगी इस तरीके से, जैसे ये सरफेस ऐसा रहेगा, ओके, तो इसकी डायरेक्शन किधर, इस तरफ ऊपर की तरफ आएगी, कि सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया के प्लेन जो होता है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी किसकी, DA1 की, DA1, या आप कह सकते हो DS1 भी लिख सकते हैं इसको, ये आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जैसे सरफेस हम ले रहे हैं तो इसको S1 भी लिख सकते हैं, DS1 ऐसे।
अगर मैं यहां सेकंड वाले सरफेस की बात करूं यहां पर, तो ये वाला जो सरफेस है इसकी डायरेक्शन भी कहां रहेगी, DS2, इस सरफेस की डायरेक्शन नीचे रहेगी। ओके, और अगर मैं कर्व सरफेस की बात करूं तो कर्व सरफेस का अगर आप देखोगे तो यहां पर इस डायरेक्शन में अगर आप देखोगे यहां पर, तो ये मान लो मैंने एक छोटा सा एक सेगमेंट ले लिया, सेगमेंट कंसीडर कर लिया, तो इसकी डायरेक्शन रहेगी इधर DS3। और एक और बात बता देता हूं, इधर इसकी डायरेक्शन यहां रहेगी, जब इस साइड सामने आऊंगा तो इसकी डायरेक्शन इधर रहेगी बाहर की तरफ आते हुए। अगर मैं यहां देखूंगा तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ रहेगी। अगर मैं इस तरफ कंसीडर कर लिया मैंने तो DS की डायरेक्शन इधर रहेगी। पीछे वाली साइड में चला गया तो पीछे की तरफ रहेगी। तो जैसे जैसे अगर ये सरफेस ना ये ऐसे है और इसकी डायरेक्शन, ये जो पेन वाली डायरेक्शन है वो इसकी डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो जैसे जैसे ये सरफेस ऐसे घूमेगा इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी ऐसे घूमती रहेगी। समझ में आ गया होगा आपको, इस तरीके से देखना है। अब अगर हम बात करें और आगे, तो यहां पर अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग जो पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, ई, इस वायर से अवे परपेंडिकुलर ये हो गया, यहां पर इस वायर से परपेंडिकुलर अवे ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और यहां पर अगर आप देखोगे तो ये भी इस वायर से अवे परपेंडिकुलर ये हो गया। तीनों कंडीशन में अगर आप देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, लेकिन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इसके कारण यहां पर जो थीटा बना है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, यहां पर जो थीटा बना है थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, और यहां पर जो थीटा बना है दैट थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में डायरेक्शन आ गई, क्योंकि हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए गॉस लॉ लगाएंगे। तो गॉस लॉ लगाने के लिए हमारे पास क्या है, हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमें पता है फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है डी फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए या डी एस, ये होता है कि नहीं। ये अगर हमारे पास छोटा सा एरिया सेगमेंट हो और उसके अंदर से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जाएगी डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। और अभी हमारे पास यहां पर क्या आ गया, ये एक छोटा सा लाइन एरिया सेगमेंट के लिए, लेकिन हमें किसके लिए चाहिए, पूरे सिलेंडर के लिए चाहिए। तो पूरे सिलेंडर के लिए हो जाएगा तो फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, तो क्या हो जाएगा देखो, इंटीग्रेशन ऑफ दिस फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। जितने भी आपके जो छोटे छोटे फ्लक्स होंगे उन सब का इंटीग्रेशन, या आप ऐसे कह सकते हो इंटीग्रेशन डी फाई इक्वल्स टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, कि आपके पास इस पहले वाले फर्स्ट वाला सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल, सेकंड वाले सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल, और थर्ड वाले सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल। तो जितना आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यही तो होगा कि पहले वाले के कारण, सेकंड वाले के कारण, थर्ड वाले के कारण नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा आपका। और ये जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसकी आप वैल्यू रख दो। तो फर्स्ट वाला कितना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये होगा इंटीग्रेशन ई डॉट ds 1 प्लस सेकेंड वाला ये इसके लिए ई डॉट ds 2 प्लस थर्ड वाले के लिए ई डॉट ds 3। सिंपल। अब आपको पता है, इनको ओपन कर दो, जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट जब ओपन करोगे तो ई ds cos थीटा प्लस ई ds2 cos थीटा, ये ds1 है, यहां पे अब 2 आ गया, प्लस ई ds3 cos थीटा। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है डायग्राम से कि फॉर ds1 एंड ds2 थीटा इज इक्वल्स टू कितना है 90 डिग्री है, और cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो इसके लिए और इसके लिए
कॉस थीटा की वैल्यू अगर 0 आ गई तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, यहां पर 0 हो गई, ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई दोनों। ओके, लेकिन अभी आपका ये थर्ड वाला बचा हुआ है, इसके लिए कितना है, इसके लिए आप देख सकते हो फॉर ds3 थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री एंड cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये आपके पास यहां पर इसका काम हो जाएगा। जब इसकी वैल्यू 1 हो गई तो आप यहां पर अब लिख सकते हो नाउ फाइ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट या ई ds3 ई इंटू ds3 ऐसे इसका इंटीग्रेशन आ गया। अब आपको पता है ई इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो किसी भी इस पूरे सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर कांस्टेंट है, चाहे इधर देख लो, चाहे इधर बाहर आओ, चाहे इधर इस साइड देख लो, चाहे अंदर की तरफ देख लो। इंटीग्रेशन किसका होगा, इसका, जो आपके पास सरफेस एलिमेंट है इसका इंटीग्रेशन होगा। सरफेस एलिमेंट का भी इंटीग्रेशन कितना होगा, जितना इस पूरे सरफेस का एरिया होगा, क्योंकि जितने भी छोटे छोटे डीएस एलिमेंट है, ये डीएस एलिमेंट मान लो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे हो गया, और ये सामने भी जितना आएगा इधर से, ये सारे जितने सेगमेंट है ना, ये सारे ऐड होके आपको पूरा कर्व सरफेस देंगे ये। और कर्व सरफेस का एरिया कितना होता है, ये हो जाएगा E इंटू 2πr_l। ये आपके लिए कर्व सरफेस का टोटल एरिया होता है सिलेंडर के लिए। तो आपके पास फ्लक्स की वैल्यू आ गई, फाइ इज इक्वल्स टू E इंटू 2πr_l। ये आपके पास फ्लक्स आ गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ये तो आपने फ्लक्स फाइंड आउट किया फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। लेकिन गॉस लॉ ने क्या कहा था, गॉस ने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू, आप यहां पे लिखो, इसमें आगे चलते हम आगे बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइ इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कि इस सरफेस के अंदर जितना टोटल चार्ज होता है वो चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता है। लेकिन ये तो पूरा इनफाइनाइटली चार्ज वायर है, इसका आप चार्ज थोड़ी फाइंड आउट कर सकते हो, या इसके अंदर कितना चार्ज है वो तो हम डायरेक्ट तो फाइंड आउट कर नहीं सकते। तो इसका टोटल चार्ज पता नहीं रहता, लेकिन हमें यह पता होता है कि यहां पर जब भी इनफाइनाइटली चार्ज होता है ना, इसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लैम्डा इक्वल्स टू क्यू ओवर एल, क्यू अपॉन एल, चार्ज अपॉन लेंथ। और यहां से आपको मिलेगा कि यहां पर Q इज इक्वल्स टू आ जाएगा लैम्डा इंटू एल। ये आप यहां पर इसमें सब्सटीट्यूट करोगे तो फाइ इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एल ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास यहां पर नेट फ्लक्स आ गया, किसके कारण, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अब गॉस लॉ के कारण फ्लक्स ये है, और आपने जो कैलकुलेट किया वो ये वाला है, तो आइडियली दोनों इक्वल होने चाहिए। और दोनों जब इक्वल कब होंगे, जब आपके पास ये फाइ E इंटू 2πrl, E इंटू 2πrl इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन। ये दोनों को इक्वल करना है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों इक्वल कर दिया आपने। दोनों इक्वल करने के बाद L से L कैंसिल आउट होगा, और आपके सामने E इज इक्वल्स टू बनेगा यहां पे लैम्डा अपॉन 2πr या 2π एप्सिलॉन नॉट r। ये आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अब यहां पे जब आप देख रहे हो इसका मैग्नीट्यूड की बात करो तो E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे इसकी डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी वायर से, जैसे मान लो ये वायर है, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, डिक्रीज होगा, किसके साथ, r के इंक्रीज होने के साथ। सिंपल सी बात है। तो इसका आपको ग्राफ प्लॉट करना है, और 1 अपॉन का जो ग्राफ आता है रेक्टेंगुलर, जो हाइपरबोला रेक्टेंगुलर आता है, या आप कहते हो
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह आता है। तो इसका ग्राफ इस तरीके से होगा, ये आपके पास यहां पर डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है और ये यहां पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो जैसे जैसे आर इंक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। अगर आर की वैल्यू 0 रख देंगे हम यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये इसके साथ इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करना है तो फिर आर क्या हो जाएगा, यहां पे इनफाइनाइट पे जाके इसके साथ मिलेगा, मीट करेगा। एक तो चीज ये हो गई। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा यहां पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से बनेगा या उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे फॉर्म होगी वो देखो। जब आप पॉइंट चार्ज की बात करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे भी बनती है, इस तरीके से बनती है, ऐसे भी, इधर भी, बाहर भी निकल के आती है, अंदर भी निकल के जाती है, एक स्फेयर शेप में बनती है पॉइंट चार्ज के लिए। लेकिन जब लीनियर चार्ज वायर देखते हो तो यहां पर अगर मैं जैसे ये वायर देख रहा हूं तो यहां पर क्या है, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है यहां से पॉजिटिव चार्ज के कारण, नीचे है तो नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन रही है। और फिर इसके साथ साथ अगर और भी अगर आप देखो तो सामने देखोगे तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के आएगी, नीचे भी ऐसे इंक्लाइन भी जाएगी, यहां पे भी जाएगी, ऊपर भी निकल के जाएगी, ऐसे हर डायरेक्शन में जाएगी। जैसे अगर मैं यहां पर इनके लिए बनाता हूं, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, फिर इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, ऐसे। मतलब अगर आप इसको सामने से देख रहे हो, मान लो ये आपके पास रॉड है, एक लीनियर वायर है, लीनियर वायर की तरह चार्ज वायर है, लेकिन अगर आप जब इसको सामने से देखोगे तो अब ये कैसा दिखाई दे रहा है आपको, ये जस्ट एक ऐसे ये रॉड है या वायर है, लेकिन ऐसे जस्ट एक पॉइंट की तरह दिखाई दे रहा है क्या, पॉइंट दिखाई दे रहा है ना। तो सामने से जब आप इसको देखोगे तो आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे दिखाई देगी इसकी, जैसे कि हर डायरेक्शन में निकल रही हो। कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसे लगेगा जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलते हुए एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में निकल रही है, ऐसे जैसे ये आपका एक लीनियर चार्ज वायर है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से सिलिंड्रिकल होके इस तरीके से निकलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको इतना यहां पर बातें करिए बताया है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लीनियर चार्ज वायर हो गया जो कि इनफाइनाइट लेंथ का है। अब है हमारे पास ये क्या है, क्वेश्चन देखो, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है, लैम्डा है, ध्यान रखना, पैरेलल टू द वाई एक्सिस इन वाई जेड प्लेन एट जेड इक्वल्स टू √3/2 इंटू ए सी फिगर। इसका कहने का मतलब क्या है, देखो ये कह रहा है कि आपके पास ये एक लाइन चार्ज वायर है, ये वाला, जो कि ये आपके एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये एक्स एक्सिस इसने चेंज कर दिया है। एक्स वाई जेड ये एक्सिस नहीं है, ये वाली वाई हो गई, नीचे वाली जो जेड की जगह एक्स है और वाई की जगह जेड एक्सिस है। ओके, तो ये कह रहा है कि वाई एक्सिस से फिर √3/2a डिस्टेंस पर एक वायर रखा हुआ है जो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, यूनिफॉर्मली चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, पहली चीज। दूसरा, हाँ, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स, फ्लक्स बता रखा है कहां से, फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द रेक्टेंगुलर सरफेस ABCD। ये कह रहा है ये जो रेक्टेंगुलर सरफेस है ABCD लाइंग इन XY प्लेन, XY प्लेन का मतलब जिस प्लेन में X एक्सिस और Y एक्सिस रखी हुई है उस प्लेन के अंदर, प्लेन विद इट्स सेंटर एट इट्स ओरिजिन, ओरिजिन पे इस प्लेन का सेंटर है और इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, लैम्डा L ओवर N एप्सिलॉन नॉट, ऐसे। तो रेक्टेंगुलर जो सरफेस है ना उसके बारे में देखो, जैसे आपके पास ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, तो x एक्सिस कहां है, यहां है, इस ये थोड़ा बड़ा हो जाता है ज्यादा, x एक्सिस इस तरफ है। ओके, और जो
रेक्टेंगुलर रखा हुआ ना, ये जो सरफेस है ये इस वाले प्लेन के अंदर रखा हुआ है, ऐसे इस वाले प्लेन में रखा हुआ है। आधा इस ओरिजिन के इधर है, आधा इधर है, आधा इसके आगे है, आधा पीछे है, क्योंकि ये इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है ऐसे। तो इसके कारण इस सरफेस के थ्रू जो नीचे पास हो रहा है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसकी वैल्यू ये है। जब आप यहां पर इमेजिनेशन का खेल है सारा, कैसे, ये देखो यहां पर जो ये वायर है इसके कारण बनने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा बनेगा। ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी, नीचे भी जाएगी, पीछे की तरफ भी जाएगी, इधर आगे भी आएगी, और भी डायरेक्शंस में निकलेगी। हर एक डायरेक्शन में जिधर भी आप इमेजिनेशन कर सकते हो, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरे में ही होगी, और जैसा मैंने शेप ये बनाया पूरे में बनेगा इधर से यहां तक। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो बनेगी ना, वो ऐसे इस वायर की तरफ पूरा, जैसे इधर से आप देखोगे तो पूरा ऐसे सिलेंडर की तरह बनेगा, पूरा ऐसे सिलेंडर की तरह बनेगा, पूरा ऐसे सिलेंडर की तरह ऐसे, ठीक है, इस तरीके का सिलेंड्रिकल शेप में बनेगा पूरा। ओके, आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। और आप अब देखो एक चीज क्या है, क्या, अगर ये आपका ये जो लीनियर वायर है, ये वायर को जब सामने से देखते हो ऐसे, तो ये कैसे दिखाई दे रहा है, पॉइंट की तरह दिखाई दे रहा है ना। इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉइंट से इस तरफ भी होगी, और ये यहां से लेकर यहां तक होगी, हर एक जगह पे इस तरफ भी होगी, नीचे की तरफ भी होगी ऐसे, इस तरफ भी होगी, ऐसे भी होगी, ऐसे भी निकलेगी, ऐसे भी निकलेगी, ऐसे भी होगी, इस तरफ भी होगी, ऐसे भी, हर एक डायरेक्शन में होगी। जस्ट लाइक दिस, ये सामने से देखोगे तो पॉइंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, ऊपर भी होगी, लेकिन नीचे वाला ज्यादा सिग्निफिकेंट हमारे लिए इसलिए है क्योंकि यहां से नीचे की तरफ हमने क्या रखा हुआ है, ये एक रेक्टेंगल रखा हुआ है इस तरीके से। ये लो भाई, ये रेक्टेंगल रख दिया, रेक्टेंगल रख दिया मतलब ये आपको इस तरीके से दिखाई देना चाहिए, इस तरीके से। अब इस रेक्टेंगल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी ना, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको करना पड़ेगा यहां से कि भाई ये जो आपके पास ये जो पॉइंट है, इसके नीचे आपने ये रेक्टेंगल रखा हुआ है, ये सेंटर है इसका। ओके, जब आप इसको देखोगे तो ये वाली जो साइड है ना, ये तो एल साइड है, लेंथ, जो लेंथ तो ऐसे पीछे बाहर और अंदर की तरफ है, ये साइड है ए, यहां से ये जो साइड है यहां से लेकर यहां तक ये ए है, तो ये इतनी आधी कितनी हो गई, a/2 हो गई। इस रेक्टेंगल से इसकी हाइट कितनी है, ये √3/2 इंटू ए हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा इमेजिनेशन का खेल है। देखो, जैसे अगर मैं यहां पे देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट को कंसिडर कर लेता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कैसे कैसे बाहर निकल रही है, ऊपर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, और ऐसे भी जा रही है। जैसे एक और तरीका बताता हूं मैं आपको, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है ना इससे, वो इस तरीके से निकल रही है, इधर से ये सिलेंडर बनाते हुए, इधर से ये सिलेंडर बनाते हुए। देखो, ये आपका वायर है, ये चार्ज्ड है वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये जो सिलेंडर है ना, ये ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में बनेगी, इधर भी बनेगा ऐसे, इस तरीके से। ये जो मैंने बनाया है वो सामने से देख रहे हो आप, इधर से भी बनेगी, ठीक वैसा का वैसा बनेगा। और जो ये प्लेन है ना रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल प्लेन इस तरीके से रखा हुआ है,
तो अलग कलर में बना देता हूं जिससे आपको पता चले। ये रेक्टेंगल प्लेन रखा हुआ है ऐसे, इस तरीके से ये रेक्टेंगुलर प्लेन रखा हुआ है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो यहां से पास हो रही है, इसके अंदर से पास जो हो रही है, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इसके कारण, ये इसके अंदर से पास होगा सारा, इसके नीचे से भी जाएगा ये, तो ये जो फ्लक्स होगा ना ये गिवन है। अब देखो ये कितना है फ्लक्स, ये देखना आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये एंगल निकालना है, ये वाला एंगल कितना थीटा, ये वाला एंगल कितना थीटा। तो एंगल निकालने के लिए ये a/2 है, ये भी a/2 है, तो ये बेस हो गया एंगल के कारण, ये बेस कितना 3/2a, परपेंडिकुलर सामने वाला a/2, तो यहां से परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर a/2 अपॉन बेस √3/2 इंटू a, ठीक है। a से तो a कैंसिल आउट, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, ये कितना बचा, ये बचा 1/√3, मतलब थीटा इक्वल्स टू 30, तो 30 तो ये वाला और 30 वो वाला, तो थीटा टोटल थीटा, ये थीटा डैश और थीटा डैश मान लो, तो टोटल थीटा कितना जाएगा 2 इंटू थीटा डैश, मतलब कि 2 इंटू 30 यानी कि 60 डिग्री। तो टोटल जो एंगल है ना इसका, ये टोटल एंगल जो है, ये जो इसका टोटल जो एंगल बनेगा ये वाला, ये बनेगा 60 डिग्री। तो एक बात बताओ, इसके कारण जो सारे टोटल जो 360 डिग्री बन रहा है एंगल, उसके लिए फ्लक्स कितना होगा, फाई फॉर 360 डिग्री, कितना Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। Q कितना है, यह है लैम्डा इंटू एल ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो थीटा इसके लिए कितना आ जाएगा, फाई फॉर 60 डिग्री के लिए कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा लैम्डा एल ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये तो पूरे के लिए, तो इसके लिए कितना आ जाएगा इंटू 60 डिवाइडेड बाई 360, तो ये आ जाएगा 1/6, तो लैम्डा एल ओवर 6 एप्सिलॉन नॉट, ये तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी 6 आ जाएगी। इस तरीके से कि टोटल कितना है आपके पास टोटल है ये 360 डिग्री के लिए ये वाला है, और 60 के लिए जितना उसका डिवीजन होता है अपॉन 6 कर दो, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होता है। अब हम आगे इसके नेक्स्ट वाले जो टॉपिक्स है छोटे छोटे उनके ऊपर चलते हैं। अब देखो क्या है, अभी है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज्ड सिलेंडर्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। अब तो सिलेंडर्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब सिलेंडर के कारण फाइंड आउट करें तो सिलेंडर के टाइप्स कितने होते हैं, सिलेंडर के कारण जो उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है वो कितने टाइप का हो सकता है, ये देखना है। क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण होता है, ना कि सिलेंडर के कारण होता है, ना कि ओनली चार्ज के कारण होता है, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण होता है। तो देखो यहां पे कैसे होता है। सबसे पहले हमारे पास है होलो कंडक्टिंग सिलेंडर। होलो सिलेंडर है, इस तरीके से हो गया आपके पास, जिसके अंदर सब कुछ खाली है, पूरा सिर्फ और सिर्फ क्या है, होलो है अंदर से कंप्लीटली, ऐसे इस तरीके से आपने यहां पर जो लिया हुआ है ना, ये होलो सिलेंडर है, इसका कंडक्टिंग है, इसके ऊपर जितना भी आप चार्ज दोगे वो चार्ज कहां आएगा, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके इस वाले पूरे कर्व सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं, इस पूरे सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, पक्का। तो एक तो ये हो गया। फिर है होलो एंड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। तो शेप तो यही है लेकिन अब नॉन कंडक्टिंग है, मतलब यहां पर आपने इस जगह पे चार्ज दिया तो इधर ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। यहां पे चार्ज दिया तो यहीं रहेगा, यहां पे दिया तो यहीं रहेगा, यहां पे दिया तो यहीं रहेगा,
बिल्कुल। तो ये आपके सामने, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। होलो और नॉन कंडक्टिंग है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। दोनों के अंदर चार्ज कहां है, इसके आउटर मोस्ट सरफेस पर, या इसके सरफेस कर सरफेस है, इसके ऊपर चार्ज रहेगा। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा नहीं, तीसरा, थर्ड, सॉलिड सिलेंडर है लेकिन कंडक्टिंग सिलेंडर है ये। तो कंडक्टिंग और सॉलिड होने का मतलब क्या है, आप चार्ज इसके बाहर भी दे सकते हो, अंदर भी, यहां पर भी दे सकते हो। लेकिन कंडक्टिंग होने के कारण अगर आपने वॉल्यूम में यहां पर कहीं पर भी चार्ज दिया है, वो इसके आउटर मोस्ट सरफेस पर आकर यहीं पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर आपने यहां चार्ज दिया, ये फिर से उठ के इधर आ जाएगा, फिर से उठ के इधर आ जाएगा, क्योंकि आउटर, ये ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करने की, सरफेस एरिया कवर करने की कोशिश करेगा, एक दूसरे के मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाने की कोशिश करेगा। तो ये इसको सबसे ज्यादा सरफेस एरिया कहां मिलता है, आउटर मोस्ट सरफेस पर मिलता है। इसलिए जो आपके पास सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर है ना, उसका भी चार्ज सरफेस के, उस सिलेंडर के आउटर मोस्ट सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो कहने का मतलब हो गया, ये तीनों जो केस है वो एक ही केस हो गए, क्योंकि सभी के अंदर चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो भी आउटर मोस्ट सरफेस पर। तो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होने से यहां पर क्या काम आएगी, इन तीनों के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी काम आएगी, जिसको आप क्या बोलते हो, सिग्मा बोलते हो। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, क्यू ओवर सरफेस एरिया। क्यू ओवर एस भी लिखते हैं, क्यू ओवर ए भी लिखते हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का। और आप यहां पे लिख सकते हो सरफेस कहां, चार्ज कहां पे आ रहा है, आउटर मोस्ट कर्व सरफेस पर, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, क्यू ओवर 2 पाई आर एल। ये कितना हो गया, सिग्मा हो गया। तो यहां से क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि हम यहां पर जो सिलेंडर कंसीडर करेंगे वो इनफाइनाइट लेंथ का होगा। तो इनफाइनाइट के ऊपर कितना चार्ज है वो तो हमें पता नहीं होता, लेकिन उसका जो छोटा सेगमेंट है जो हमारे कैलकुलेशन में आ रहा है, जो हमारे कंसिडरेशन में आ रहा है, उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, सिग्मा 2 पाई आर एल, ये होगा। अब हम इसके आगे बात करते हैं, इसके आगे देखते हैं कि फोर्थ वाला चीज क्या है। यह है सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर। सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर का मतलब ये हो गया कि ये जो सिलेंडर आपका वो इस टाइप का है, इस तरीके से पूरा सॉलिड एकदम अंदर से भरा हुआ। इसके अंदर जो चार्ज होता है ना, वो इस तरीके से नहीं होता, वो ऐसे होता है। जहां पर भी आपने चार्ज दे दिया वहीं पर वो चार्ज यहां पर रुक गया, ऐसे, ये इस तरीके से होता है। और यहां पर भी जो चार्ज है पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये चार्ज कैसे, कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या ओनली आउटर मोस्ट सरफेस पर है, नहीं, इसके वॉल्यूम के अंदर भी है ना, वॉल्यूम के अंदर भी है। तो यहां पे क्या आएगा, इसके लिए ये आएगा, यहां पे लिख देता हूं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहां पे क्या होगा, सिग्मा, रो बोलते हैं इसको, रो, एंड दिस विल बी क्यू ओवर वी, वॉल्यूम। और क्यू ओवर वॉल्यूम किसका, इसका वॉल्यूम कितना होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एल। एक बात का ध्यान रखना, यहां पे जो आप ये आर लेते हो ना, वो इसकी रेडियस होती है। तो ये जनरली हमारे लिए क्या लिया जाता है, कैपिटल आर लिया जाता है, क्योंकि जो इसकी रेडियस होगी वही इसका हम काम करेंगे। ये आर एल, ये भी आर इंटू एल, इस तरीके से। ओके, तो अब आपके सामने ये इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई। और यहां से आप अगर क्यू की बात करते हो तो ये क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी रो पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ये इसके अंदर चार्ज जाएगा।
अब कहां पर कितना होता है चार्ज, अगर आर यही आएगा, अगर मान लो छोटा अंदर का स्फीयर कोई काम में लेना हो तो क्या ये कंप्लीट आर आएगा? नहीं आएगा, छोटे वाला आर आएगा, स्मॉल आर आएगा, जितनी इसकी रेडियस है वही आएगा, उसके अंदर तो सेम वही रहेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो हमारे पास है अभी इसका फर्स्ट जो इसका टॉपिक वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर और सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर्स। कोई भी आप कंसिडर करो, तीनों में एक ही बात है, क्योंकि तीनों का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम होता है। तो इसके लिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं हम सिलेंडर के लिए, होलो सिलेंडर के लिए। तो होलो के लिए देखो, सबसे पहले हम यहां पर सिलेंडर बना लेते हैं, वो भी होलो। ये आपके पास सिलेंडर है और ये होलो सिलेंडर होने के कारण इसके जो चार्ज है वो इसके आउटर मोस्ट सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, फैला हुआ है। ओके, तो यहां पे हमारे पास क्या है, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू ओवर सरफेस एरिया। तो आप कह सकते हो क्यू ओवर 2 पाई आर एल, और कह सकते हो क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल। ऐसे ये चार्ज हो गया इसके ऊपर, और ये भी जो सिलेंडर है ना ये इनफाइनाइट है, ये ऊपर भी फैला हुआ है, नीचे भी ये फैला हुआ है, लिमिटेड नहीं है। बस हमने इसका इतना सा पार्ट कंसिडर किया हुआ है जिस पार्ट की लेंथ कितनी है, एल है, हमने इसको इतना सा कंसिडर किया हुआ है। अब आप देखो, इसके दो पॉइंट हो सकते हैं जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। पहला पॉइंट हो सकता है इसके अंदर कहीं पर भी, इसके अंदर अगर हम इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं तो इस पॉइंट को कंसिडर करते हुए हमें एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करना पड़ेगा। तो करो, तो इसके गॉसियन सरफेस कंसिडर करने के लिए हम क्या है, यहां पर एक इसकी एक्सिस को सेंटर मानते हैं। बाहर वाला जो सिलेंडर है ना, ये कोएक्सियल होंगे दोनों सिलेंडर, अंदर वाला सिलेंडर भी इसके साथ कोएक्सियल होगा, मतलब दोनों की एक्सिस सेम रहेगी, तभी तो ये उसी कंडीशन में तो ये सिमेट्रिक रहेगा। तो यहां पर देखो, इसके अंदर हम यहां पर फ्लक्स लगाएंगे, गॉस लॉ लगाएंगे। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, फाई इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहां पर क्यू की वैल्यू कितनी है इस जगह पर, इसके अंदर कितना चार्ज आ रहा है टोटल, या इस सरफेस को भी इंक्लूड करते हुए कितना चार्ज आ रहा है टोटल। यहां पे देखोगे तो Q इक्वल्स टू 0 है, तो फाई इक्वल्स टू बी 0, फ्लक्स ही नहीं है। फ्लक्स नहीं है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0। तो इसके इनसाइड केस में जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0 इनसाइड सिलेंडर। फर्स्ट पॉइंट खत्म बात। अब हम बात करते हैं आउटसाइड की, आउटसाइड सिलेंडर। ये आप देखो, तो आउटसाइड के लिए, अब इनसाइड है तो काम खत्म हो गया, तो हम इसको अंदर वाले को सिलेंडर को यहां से हटा देते हैं। अब देखो इसके बाहर हमें सपोज इधर यहां पर कोई पॉइंट है जो इसकी एक्सिस से डिस्टेंस आर पर है, तो यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो यहां पे अगर करना है तो हमें ऐसा सिलेंडर कंसिडर करना होगा जो इसको कवर कर ले। तो इसको हमें फाइंड आउट करने के लिए इस आर रेडियस का एक सिलेंडर हम कंसिडर कर लेते हैं। ये लो, ये सिलेंडर हम कंसिडर कर लिया जिसमें ये वाला पॉइंट भी आ गया। ये लो भाई, ठीक है।
इधर भी इतना ही है, बस थोड़ा डायग्राम सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन होगा जो हमने कंसिडर किया ना गॉसियन सरफेस, ये सिमेट्रिक ही होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, यस। तो यहां पर अब इसके थ्रू टोटल पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? ऊपर वाले जो ये वाले सरफेस है ना यहां पर, तो इसके ऊपर वाले सरफेस के कारण और नीचे वाले सरफेस के कारण तो फ्लक्स होगा नहीं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इस चार्ज के कारण, जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो हमेशा परपेंडिकुलर टू द चार्ज होगा, इसके इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड। और जो यहां पे इसका एरिया है वो भी, इसका जो एरिया देखोगे वो भी किधर, वो भी इधर ही है, एरिया एलिमेंट। तो ये हो जाएगा फ्लक्स इज इक्वल्स टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। φ1 कौन सा, देखो यहां पर अगर ये वाला सरफेस देखेंगे तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है इस डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर जो है ना ds1 वो ऊपर की तरफ। तो एंगल कितना 90 डिग्री हमने कर रखा है। यहां पर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और एरिया वेक्टर जो होगा इसका एरिया सेगमेंट ds सरफेस एलिमेंट वो नीचे की तरफ। तो यहां पर भी 90 डिग्री, ये सारे वेक्टर होते हैं वैसे, इसलिए इस तरीके से लिखना। और इस जगह पर अगर हम देखें तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो इस डायरेक्शन में, और जो यहां पे सरफेस सेगमेंट आप कंसिडर करें वो भी ds3 भी इसी डायरेक्शन में। ओके, तो अब आपके सामने टोटल मिलाकर बात ये आ गई, इसके कारण 90 डिग्री होने के कारण ये कितना 0, ये 90 डिग्री होने के कारण ये कितना 0, ये बच गया। यहां पर थीटा कितना है, यहां पर है थीटा 0 डिग्री। तो फाइ इज इक्वल्स टू आ जाएगा इंटीग्रेशन E डॉट ds3, ये आप कह सकते हो E ds3 cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू कितनी है 0 है, तो आप कह सकते हो E ds3 इंटीग्रेशन। और ds3 पूरे का इंटीग्रेशन कितना होगा, ये होगा E इंटू 2πrl, यही होगा। आर कौन सा है, ये इस गॉसियन सरफेस का आर है, स्मॉल आर हमने कंसिडर किया ये वाला है। ओके, और फ्रॉम गॉस सरफेस, ये आप इक्वेशन नंबर 1 लगा लो। तो फ्रॉम गॉस लॉ, तो गॉस लॉ ये कहता है फाइ इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की वैल्यू कितनी है यहां से, ये देखो ये रही, पहले कैलकुलेट कर ली थी। इसके अंदर कितना चार्ज है, तो ये होगा सिग्मा 2πr l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों आप यहां पे रख दो वैल्यू, ये दोनों वैल्यू इसको इक्वेट करने पर तो E इक्वल्स टू E इंटू 2πrl इज इक्वल्स टू सिग्मा 2πrl अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2 पाई एल से एल कैंसिल आउट, तो E इज इक्वल्स टू बचेगा सिग्मा इंटू कैपिटल आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। ये आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, किसके कारण, चार्ज्ड सिलेंडर के कारण। कौन सा सिलेंडर, होलो कंडक्टिंग, नॉन होलो, होलो नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर्स के कारण ये होता है, तीनों के कारण सेम होता है। अब अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो देखो ये हमने इसकी ग्राफ भी यहीं बना लेते हैं। आर इधर इंक्रीज हो रहा है, तो जहां तक ये सिलेंडर फैला हुआ है ना, जहां तक ये आर है, इस जगह पे क्या है, दिस स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। कैपिटल मतलब इस सिलेंडर की रेडियस, तो इसके बीच में या इसके अंदर यहां पे तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा नहीं, तो ये वैल्यू आ गई 0। लेकिन इसके सरफेस पर क्या रहेगा, आर इक्वल्स टू आर, ये तो मैक्सिमम रहेगा यहां पे। और फिर इसके साथ साथ जैसे जैसे आर इंक्रीज होगा उसके साथ साथ ये डिक्रीज होता जाएगा।
ये इसका ग्राफ आ गया, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और नीचे इसकी डिस्टेंस हो गई, ये इसका एक्सिस हो गई, सेंटर हो गया। सिंपल सी चीज है, और क्या चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट वाला। इसके नेक्स्ट क्या है, इसके नेक्स्ट है ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। जो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर ना, उसका केस अलग है। उसका केस अलग कैसे है देखना, सॉलिड भी है और नॉन कंडक्टिंग भी है। तो सॉलिड और नॉन कंडक्टिंग है तो इसको हम क्या कर देते हैं, ऐसे फिल कर देते हैं इस तरीके से। ओके, अब देखो यहां पे क्या करना है, ये इसकी एक्सिस होती है, ये तो पता ही है आपको, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए एक्सिस के बारे में। ये लो, ओके, तो देखो ये एक्सिस हो गई। तो सबसे पहला पॉइंट है इनसाइड, दूसरा पॉइंट है, इसके भी पहले बता देता हूं इसमें चार्ज कैसे होगा। इसके अंदर चार्ज होता है इस तरीके से, पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ऐसे पूरे सिलेंडर में। जैसे आपके पास बाल्टी के अंदर पानी होता है ना, ड्रम के अंदर पानी होता है, ड्रम के अंदर पानी होता है ना, ठीक वैसे ही भरा हुआ है। अब एक बात और बता देता हूं मैं इसमें, कि जब ड्रम में पानी भरा है, आपने ट्रांसपेरेंट बाल्टी उसके अंदर डाल दी, और वो पानी की उसके अंदर, बाल्टी के अंदर भी पानी होता है, बाल्टी के बाहर भी पानी होता है, पूरे के अंदर पानी है, ठीक वैसा है। अब इसके अंदर सबसे पहला इनसाइड वाला पार्ट है, इनसाइड वाला पार्ट है, और आप यहां पे कंसिडर कर रहे हो, तो मान लो इस डिस्टेंस पर यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है व्हेन दिस आर इज स्मॉलर देन कैपिटल आर। जो इसकी रेडियस है कैपिटल आर इससे कम है ये। तो यहां पर क्या करना है, फिर से काम वही है, इतनी रेडियस का इसके अंदर एक सिलेंडर कंसिडर कर लो जो कि गॉसियन सरफेस की तरह काम करेगा। गॉसियन सरफेस यहां पर आप कंसिडर कर लो, ठीक है। इस गॉसियन सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करो। तो फाई इज इक्वल्स टू अगेन फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। देखो ये कलर सही रहेगा, ये सही नहीं काम कर रहा, कि यहां पर इसके कारण एरिया इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सरफेस, इसके कारण सरफेस ds इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ds1 ds2। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, और जो ds एलिमेंट है ds3 ये भी इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में, वेक्टर सारे ही हैं। तो इसके कारण देखो ये भी कितना हो गया 0, ये भी कितना हो गया 0, लेकिन डी फाई 3 है ना, ये काम करेगा। और ये कितना, फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ds3 इंटीग्रेशन ई डॉट, ये जल्दी इसलिए है कि आपने कई बार कर चुके हो, तो ये आ जाएगा ई ds3 cos थीटा, थीटा इक्वल्स टू 0, cos 0 इक्वल्स टू 1, तो फाई इक्वल्स टू ई ds3। तो ई ds3 में क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ई ds3, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर एल। ये आपके सामने हो गया, ये हो गया फ्लक्स ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो फ्लक्स की डेफिनेशन से आता है कि जितने एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है वो फ्लक्स हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी क्या, गॉस लॉ की। तो गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है फाई इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसके अंदर कितना चार्ज है वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन चार्ज डेंसिटी तो पता है कितनी, रो इक्वल्स टू क्यू ओवर
वी क्यू ओवर पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ठीक है, तो यहां से Q इक्वल्स टू क्या आ गया, ये आ गया रो पाई आर स्क्वायर एल। ये वैल्यू आप यहां पे रख दो, तो ये वैल्यू आ जाएगी पाई इक्वल्स टू रो पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पे आप लिख दो फ्रॉम 1 एंड 2। 1 कौन सी, ये वाली, E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल्स टू रो पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहां से देखो आर से एक पावर कैंसिल आउट, एल से एल कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो E इक्वल्स टू कितना बचा आपके पास, E इक्वल्स टू बचेगा रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो E इज प्रोपोर्शनल टू आर। जैसे जैसे, क्योंकि यहां से जैसे जैसे इसके बाहर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस जो आपका सिलेंडर का साइज इंक्रीज होता जाएगा अंदर वाले का, और उसके कारण इसके अंदर का जो चार्ज है ना, वो चार्ज भी इंक्रीज होता जाएगा। इस वजह से यहां पर ये कंडीशन है। इसके नेक्स्ट, इसके आगे वाला पार्ट देखते हैं। आगे वाला पार्ट है आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। और इस कंडीशन के लिए हमारे पास ठीक वही केस आएगा जो हमने लास्ट वाले में किया है। कैसे, देखो ये जो डायग्राम है ना, ये आपके सामने है। इस डायग्राम को हमें फिर से बनाना पड़ेगा। तो यहां पे हमारे पास क्या है, सॉलिड सिलेंडर है, कंप्लीटली फिल्ड। आउटसाइड का केस है। अब आउटसाइड का केस है ना, तो हम यहां पे मान लेते हैं इस डायरेक्शन में इसकी सेंटर से ये डिस्टेंस है R। और अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो अंदर जो सिलेंडर कंसिडर किया था, वही सिलेंडर हम आउटर सिलेंडर कंसिडर कर लेंगे यहां पर, जिसके अंदर हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है ये भी कवर हो जाए। ये हमने सिलेंडर कंसिडर कर लिया जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, और जो ये वाला सिलेंडर पहले से है इसकी रेडियस कैपिटल आर है, ये आपको पता है। अब यहां पर फिर से हम फ्लक्स के लिए लगा देंगे। फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करना है, और फ्लक्स की जो कैलकुलेशन है मैं आपको फिर से बता देता हूं, ठीक वही रहेगी जो हमने पहले यूज की है। तो अब आप देखो यहां पे आउटसाइड के लिए फाई इक्वल्स टू फिर से फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। फाई 1 कौन सा, जैसे यहां पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करोगे इस डायरेक्शन में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो इस डायरेक्शन में E, एरिया देखोगे DS1 ये इधर रहेगा, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो ये वाला कहां हो गया, ये वाला हो गया 0। यहां पर अगर आप देखोगे इसके अंदर जो सरफेस एलिमेंट है वो इधर DS2, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, फिर से एंगल 90 डिग्री, तो ये भी कितना 0, ठीक वही है। और यहां पर अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड E इधर, DS एलिमेंट DS3 इस डायरेक्शन में, ओके। तो वो सारी कैलकुलेशन ठीक वैसे ही होगी। और यहां पर जो आपके पास फाई निकल के आएगा, वो ये जो कैलकुलेशन है सिमिलर ऐसी ही है, आप यहां से कॉपी करके यहां पे लिख लेना, ओके। लेकिन फाई की फाइनल वैल्यू आएगी E इक्वल्स टू E इंटू 2 पाई आर एल, जो इस पूरे सरफेस, इसे पूरे गॉसियन सरफेस के कारण है, ओके। अब हमारे पास क्या है, गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ ये कहता है कि फाई इक्वल्स टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर जो आपके पास Q की वैल्यू है ना, वो कितनी है, वो होगी रो, ठीक है। वॉल्यूम इस पूरे का आएगा, पूरे का कितना, रो पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर नहीं आएगा अब, क्योंकि ये तो इतना है, लेकिन वो
चार्ज तो केवल इतने सारे में है, चार्ज तो केवल इतने में तो है ना, इसलिए इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1, 1 और 2 इक्वल करो, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आएगा, ये आएगा E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल्स टू रो पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या, एल से एल कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, और E इक्वल्स टू बचेगा रो आर स्क्वायर अपॉन 2r, ये ऐसे बचेगा। समझ में आया? इसके आउटसाइड के लिए तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और हाँ ये एक एप्सिलॉन नीचे है, ये तो रहेगा ही रहेगा, जो एप्सिलॉन नीचे है ना ये रहेगा भाई, यहां पे, यहां पर भी है, यहां पर भी है। तो यहां से आप देख पा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा फिर, इसका अगर ग्राफ प्लॉट करें तो यहीं पर करके बताता हूं। जैसे देखो इसको मैं ग्राफ को थोड़ा इसी के साथ बनाऊंगा तो आपको पता चलने लगेगा। तो ये तो अपनी एक्स एक्सिस हो गई जहां पे हम क्या कंसिडर करते हैं, आर डिस्टेंस। ये अपनी वाई एक्सिस हो गई जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करते हैं। और ये जो पॉइंट है अपना, देख रहे हो आर इंक्रीज होते होते यहां पर इस वाली डिस्टेंस तक तो क्या है इसकी, यही रेडियस है ना, इस वाली जहां तक ये सिलेंडर फैला हुआ है यहां तक। तो अब देखो इस पॉइंट तक आते आते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहले जब इसके अंदर है तो E इज प्रोपोर्शनल टू R, तो प्रोपोर्शनल टू R है तो ये पहले इंक्रीज होगा ऐसे। सरफेस पर मैक्सिमम, बाहर जाने पर E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, तो ये फिर ऐसे डिक्रीज हो जाएगा। ये आपके पास इसका ग्राफ आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए, ये आपके सामने आ गया। ठीक है, तो ये आपको देखना है बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से, और हर एक इसका जो एस्पेक्ट है वो हमने कवर किया है। और इसके बाद हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट एंड कंडक्टिंग जो होलोस्फेयर, सॉलिड स्फेयर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, तो यहां तक आप ये पूरा अच्छे से ध्यान दिया होगा, और आप बताएं देखकर कि आपको लेक्चर कैसा लगा और कितनी आपकी हेल्प हुई है यहां से, और आपको किस टाइप के लेक्चर चाहिए आप मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा वो सारी चीजें यहां पर इंक्लूड करने की। थैंक यू वेरी मच।